इतिहास जब लिखा जाता है तब हर कहानी उसमें शामिल नहीं होती। आज हम जिन्हें सम्मान से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, क्या उनका जीवन सिर्फ अहिंसा का प्रतीक था? क्या उनके विचार हर भारतीय के लिए एक जैसे प्रेरणादायक थे? एक ऐसा समय था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते पर खड़े थे और उसी वक्त गांधी जी ब्रिटिशों के साथ समझौते की मेज पर बैठे थे। कई लोग कहते हैं अगर वो चाहते तो इन फांसियों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा था, मैंने दया की अपील की थी, लेकिन मैं हिंसा के रास्ते का समर्थन नहीं करता। अब सवाल उठता है कि क्या यह बात सही थी? देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर वो क्यों अड़े रहे? इतने सारे विवादों के बावजूद क्यों आज भी उन्हें इतना सम्मान दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी की वो जिंदगी जिसमें एक ओर है अहिंसा की रोशनी और दूसरी ओर है कई सवालों से घिरे काले साए। चलिए वापस चलते हैं 2 अक्टूबर 1869 उस ऐतिहासिक दिन की ओर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। यही बच्चा आगे चलकर पूरे भारतवर्ष की आजादी का प्रतीक बनेगा, जिसे आज हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। मोहनदास के पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो पोरबंदर रियासत के दीवान यानी मुख्यमंत्री थे। वो एक ईमानदार, जिम्मेदार और अनुभवी प्रशासक थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही सादा और मितव्ययी था। उनकी मां का नाम था पुतलीबाई गांधी, जो बहुत ही धार्मिक, शांत और सच्चे स्वभाव की महिला थी। वो रोज उपवास करती थीं, पूजा पाठ करती थीं और परिवार में नैतिकता, भक्ति और अच्छे व्यवहार का माहौल बनाकर रखती थी। पुतलीबाई का असर मोहनदास के बचपन पर बहुत गहरा पड़ा। उन्हीं से उन्होंने अहिंसा, सत्य बोलने और आत्मसंयम की राह सीखी। गांधी जी ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरी मां का प्रभाव मेरे जीवन पर सबसे गहरा रहा। मैंने सच, त्याग और सरलता की पहली सीख उन्हीं से पाई। बचपन में मोहनदास बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। स्कूल में वो कभी कोई बहुत होशियार छात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन वो बेहद ईमानदार और अनुशासन प्रिय थे। पढ़ाई के साथ साथ वो धर्म ग्रंथ पढ़ने, उपवास करने और अपनी सोच पर मनन करने में भी रुचि रखते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में हुई। राजकोट में स्कूल के दिनों में ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही असली हिम्मत पैदा होती है। एक बहुत मशहूर घटना है, एक बार स्कूल में एक अंग्रेज इंस्पेक्टर आया हुआ था। तब एक शिक्षक ने गांधी जी को दूसरे लड़के की कॉपी से नकल करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ही जानकारी के हिसाब से उत्तर लिखा, भले ही वो गलत था, क्योंकि उनके सिद्धांत में धोखा देना कभी स्वीकार्य नहीं था। इस घटना से उनकी ईमानदारी और चरित्र की मजबूती साफ झलकती है। हालांकि उनके जीवन में कुछ छोटी गलतियां भी थी। किशोरावस्था में उन्होंने एक दोस्त के कहने पर मांस खा लिया था, क्योंकि दोस्त ने समझाया कि अंग्रेज मांस खाते हैं इसलिए वो ताकतवर हैं, हमें भी ताकतवर बनना है। लेकिन कुछ समय बाद गांधी जी को इस बात का गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा सच बोलने की हिम्मत दिखाई और ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखी, जिससे पता चलता है कि वो कितने साफ सुथरे और ईमानदार इंसान थे। इसी तरह बचपन के अलग अलग अनुभवों, माता पिता के प्रभाव और खुद की आत्मचिंतन के जरिए धीरे धीरे तैयार होने लगे वो भविष्य के महान व्यक्ति, जिन्होंने अपने चरित्र से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यही थी महात्मा गांधी की जन्म और बचपन की कहानी, एक बच्चे के बड़ा होने की यात्रा, जिसकी शख्सियत बनी थी विश्वास, सत्य और नैतिकता की मजबूत नींव पर। अब चलिए अगले हिस्से की ओर। उनकी पढ़ाई लिखाई, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में बिताया गया समय और कैसे बन गए वो राष्ट्रपिता। शैशव और किशोरावस्था में नैतिक शिक्षा और धार्मिक माहौल में पले बढ़े मोहनदास करमचंद गांधी अब जीवन की एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे थे। सितंबर 1888 में सिर्फ 19 साल की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड रवाना हुए, बैरिस्टर बनने के इरादे से। इस यात्रा से पहले समाज में काफी आलोचना हुई। एक हिंदू ब्राह्मण लड़का विदेश जाएगा, लोगों को लगा उसकी जाति खत्म हो जाएगी। यहां तक कि मां की अनुमति पाना भी आसान नहीं था। लेकिन मां पुतलीबाई ने शर्त रखी, विदेश जाकर तुम मांस नहीं खाओगे, शराब को हाथ नहीं लगाओगे और किसी भी अनैतिक काम में नहीं पड़ोगे। गांधी जी ने वादा निभाया।
इंग्लैंड पहुंचने के बाद शुरू के कुछ दिन वो बिल्कुल खोए खोए से रहे। नई भाषा, अलग संस्कृति, ठंडी हवा और पश्चिमी कपड़े, इन सब में खुद को ढालने में वक्त लगा। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई शुरू की। इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई में ध्यान लगाया। साथ ही भगवत गीता का पाठ, टॉल्स्टॉय की किताबें, बाइबल और थियोसॉफिकल सोसाइटी की चर्चाओं ने उनमें एक नया आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने महसूस किया, कानून सिर्फ अदालत का मामला नहीं है, ये न्याय के लिए एक संघर्ष है। यही सोच आगे चलकर उनके विचारों की नींव बनती है। सन 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन यहां आकर उन्होंने देखा कि नए बैरिस्टर्स के लिए ज्यादा मौके नहीं हैं। कुछ दिन उन्होंने बॉम्बे में यानी मुंबई में कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे राजकोट चले गए, जहां छोटे मोटे केस देखने लगे। इसी समय उनके जीवन में आया एक ऐतिहासिक मोड़। सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय व्यापारी कंपनी ने उन्हें एक कानूनी मामले के लिए बुलाया। गांधी जी मान गए और यहीं से शुरू हुई रंग भेद यानी वर्ण विभाव के खिलाफ उनकी जिंदगी भर की लड़ाई। जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, उन्हें पहली बार बड़ा झटका लगा। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ काला होने के कारण एक गोरा गार्ड उन्हें ट्रेन के डब्बे से जबरदस्ती नीचे उतार दिया। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो एक भारतीय थे और साहस दिखाकर गोरों के डब्बे में चढ़े थे। यह अपमान गांधी जी के भीतर आग की तरह जल उठा। उसी समय उन्होंने महसूस किया, सिर्फ खुद आगे बढ़ना काफी नहीं, समाज को भी अन्याय से बचाना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए संघर्ष शुरू किया। यही उन्होंने शुरू किया सत्याग्रह, एक अनोखा आंदोलन जिसमें हिंसा नहीं बल्कि सहनशीलता, करुणा और शांतिपूर्ण विरोध था। गांधी जी मानते थे, हिंसा से कभी सच्चाई को जीता नहीं जा सकता। सत्याग्रह के जरिए उन्होंने आम लोगों को सिखाया, अगर अन्याय, भेदभाव या भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना है तो हथियार नहीं, सच्चाई, धैर्य और एकता की जरूरत है। इसी तरह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सिद्धांतों और रणनीतियों की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई की रीढ़ बनी। साउथ अफ्रीका की वो 21 साल की लड़ाई ने गांधी जी को बदल डाला। एक आम इंसान से उन्हें महान आत्मा बना दिया। अब वो सिर्फ मोहनदास नहीं थे, वो बन चुके थे बापू, सत्य, अहिंसा और न्याय के जीते जागते प्रतीक। दक्षिण अफ्रीका की 2 दशक की मेहनत, संघर्ष और आत्मबल से भरकर जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी वापस लौटे अपने देश भारत। लेकिन इस बार वो पहले जैसे नहीं थे। इस बार वो बन चुके थे सत्याग्रह के जनक, अहिंसा के प्रवक्ता, जिनके अंदर एक नए भारत का सपना था। भारत में कदम रखते ही गांधी जी ने सबसे पहले एक खास काम किया। उन्होंने पहले 1 साल तक खुद को राजनीति से दूर रखा, क्योंकि वो देश को समझना चाहते थे। यहाँ के लोगों का दर्द, किसानों की तकलीफें, मजदूरों के अधिकार और धर्म के नाम पर हो रहा बंटवारा, सब कुछ। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक महान देशभक्त और विचारक से, गोपाल कृष्ण गोखले से। गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने उन्हीं से सीखा राजनीति का तरीका, संगठन की ताकत और विनम्रता की महत्ता। गांधी जी ने भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। बिहार का चंपारण, गुजरात का खेड़ा, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के संघर्ष। इन्हीं छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए वो एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डालने लगे थे। उन्होंने देखा कि किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे हैं। चाहे किसान टैक्स देने की हालत में ना हो, फिर भी सरकार कोई राहत नहीं देती और मिल के मजदूरों को उनके काम का सही मेहनताना नहीं मिल रहा। इन्हीं सब के बीच गांधी जी ने पहली बार अपने अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत की, एक शांतिपूर्ण, कानून आधारित विरोध, जिसके सामने ब्रिटिश प्रशासन भी झुक गया। इसी तरह गांधी जी धीरे धीरे बन गए एक नए किस्म के नेता, जो सिर्फ कांग्रेस के नहीं बल्कि आम जनता की आवाज बन गए थे। उनके कपड़े थे सादा खादी और भाषा थी सीधी सादी, लेकिन उनके आदर्श बहुत ऊंचे थे और उनका संकल्प था अडिग। वो धीरे धीरे भारत की आत्मा बनते जा रहे थे। यही था गांधी जी के राजनीतिक जीवन की भारत में शुरुआत, जिसकी लहर कुछ ही सालों में पूरे देश में फैल गई। ये शुरुआत का वो दौर था जिसके बाद भारत ने देखा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कई राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन। 1915 में गांधी जी देश लौटे थे, लेकिन असली तूफान आया 1917 से। इसी समय देशवासियों ने देखा एक नए तरह का संघर्ष और एक बिल्कुल नए किस्म का नेता। पहला पड़ाव था बिहार का चंपारण।
वहां अंग्रेज जमींदार किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। गांधी जी उन किसानों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और अहिंसक सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वो किसानों की शर्तें माने। चंपारण आंदोलन था गांधी जी की पहली बड़ी सफलता और इसने दिखा दिया कि जनता की ताकत कैसे अन्याय को हरा सकती है। इसके बाद आया खेड़ा सत्याग्रह 1918, एक और किसान आंदोलन जहां सूखे के कारण किसान टैक्स में छूट मांग रहे थे। यहां भी गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन सफल होता है, लेकिन सिर्फ गांव तक ही नहीं, शहरों में भी गांधी जी की आवाज गूंजने लगती है। उन्होंने मिल मजदूरों के हक, वेतन बढ़ोतरी और काम की बेहतर हालत को लेकर भी आवाज उठाई। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक आह्वान। 1920 में गांधी जी ने बुलाया असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेजों से सहयोग करना बंद कर दें तो उनकी हुकूमत की जमीन हिल जाएगी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, नौकरी, हर जगह से लोग धीरे धीरे अंग्रेजी व्यवस्था का बहिष्कार करने लगे। भारत उस समय जल रहा था विरोध की आग में, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमें अहिंसा के रास्ते पर ही चलना है। उनकी अपील थी कि अंग्रेजों से सहयोग मत करो, लेकिन उनसे नफरत भी मत करो। इसी समय गांधी जी ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुस्लिम समाज का समर्थन पाने के लिए खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। 1919 से 1924 तक उन्होंने ऑटोमन खिलाफत को हटाए जाने के खिलाफ मुस्लिमों के आंदोलन में साथ दिया, क्योंकि उनका मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता। यही थी गांधी जी की राजनीति का एक अहम पक्ष। वो सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे धर्म, जाति, भाषा के भेद से ऊपर उठकर एक एकजुट भारत। लेकिन इतने सारे संघर्षों के बीच भी सबके मन में एक सवाल उठता है कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब गांधी जी ने क्या किया? क्या वो उस फांसी को रोक सकते थे? हम इस बहस को इस वीडियो में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार नजर डालते हैं गांधी जी के अच्छे कामों पर। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। 1930 का साल, भारत तब ब्रिटिश शासन की गिरफ्त में था। तब महात्मा गांधी ने ठान लिया, अब ब्रिटिश कानून नहीं मानेंगे। शुरू हुआ सिविल नाफरमानी आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन करना। सबसे बड़ा विरोध था दांडी यात्रा। गांधी जी ने 24 दिन में 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाने की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते। यह था अहिंसक विरोध का एक अनोखा उदाहरण। इसके 12 साल बाद 1942 में गांधी जी ने एक और ऐतिहासिक आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। नारा था करो या मरो, डू और डाई। इस आवाज से पूरा भारत जाग उठा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जेल भर गए, ब्रिटिश सरकार घबरा गई। ये था वो तूफान जिसकी लहरों से ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई थी। ये थी गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण 2 आंदोलनों की कहानी, जिसमें था साहस, संघर्ष और आजादी के लिए अटूट संकल्प। गांधी जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक आदर्श के प्रतीक थे। उनका जीवन एक चलता फिरता संदेश था, जहां हर कदम में छुपी थी इंसानियत की सीख। आज हम जानेंगे गांधी जी के उन सारे अच्छे कामों के बारे में जो आज भी भारत को गर्व महसूस कराते हैं। पहला, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां जात पात या धर्म कोई भेदभाव न करे। उन्होंने हमेशा कोशिश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक सूत्र में बांधने की। वो कहते थे कि भारत सबका है, यहां किसी को पराया नहीं कहा जा सकता। दूसरा, गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। उन्होंने उस समय के दलितों को नाम दिया हरिजन, जिसका मतलब होता है भगवान के बच्चे। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि दलितों के साथ बैठकर खाना खाया, उनके घर में रहे, यहां तक कि हरिजनों की शिक्षा के लिए अलग स्कूल भी बनवाए। तीसरा, उन्होंने अहिंसक आंदोलन के जरिए एक क्रांति लाई, जिसमें न युद्ध था न हथियार, फिर भी दुश्मन को झुकना पड़ा। उनका सत्याग्रह एक नैतिक हथियार था जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा डर बन गया था। चौथा, उन्होंने जो जन आंदोलन खड़ा किया, उसमें सिर्फ नेता या पढ़ा लिखा समाज ही नहीं, हजारों आम लोग भी जुड़ गए। किसान, मजदूर, गृहिणी, छात्र सब उठ खड़े हुए उनके आह्वान पर।
उनका नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ये सभी एक ऐतिहासिक जन जागरण बन गए। लेकिन हर महापुरुष की तरह गांधी जी के जीवन में भी विवाद रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वैसे ही कुछ गलत फैसले भी लिए जो आज भी सवालों के घेरे में हैं। अब हम जानेंगे कि गांधी जी के विवादित फैसले और भगत सिंह की फांसी के वक्त उनकी भूमिका क्या थी। क्या वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोक सकते थे? हर इंसान महान होता है उसके आदर्श और कामों की वजह से, लेकिन इतिहास में कोई भी व्यक्ति एक तरफा नहीं होता। गांधी जी एक महान नेता थे, लेकिन उनके कुछ फैसले, कुछ व्यवहार आज भी विवाद पैदा करते हैं और उनके नैतिक रुख पर सवाल उठाते हैं। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के उन सभी विवादित पहलुओं को जो आज भी इतिहास के प्रेमियों को सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, भगत सिंह की फांसी के समय गांधी जी की भूमिका। 1931 का साल, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का ऐलान हुआ। गांधी जी उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में व्यस्त थे। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि गांधी जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल अंग्रेजों पर दबाव बनाएंगे और उनके लिए दया की मांग करेंगे। लेकिन इतिहास बताता है कि उन्होंने अंग्रेजों से गुहार तो लगाई, लेकिन बहुत नर्म लहजे में। उनका कहना था, मैंने दया की मांग की थी, लेकिन उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना, जिसे मैं समर्थन नहीं करता। कई इतिहासकार और आम लोग इसे एक तरह की नैतिक दुविधा मानते हैं, क्योंकि भगत सिंह केवल हिंसा के प्रतीक नहीं थे, वो थे ब्रिटिश विरोधी चेतना की एक जलती हुई मशाल। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मतभेद। गांधी जी और नेताजी के बीच आदर्शों का गहरा फर्क था। नेताजी चाहते थे सशस्त्र क्रांति, गांधी जी थे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले। 1939 में जब नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता, तो गांधी जी ने उनका विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि नेताजी को इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इतिहास की नजर में ये एक महत्वपूर्ण पल था, जहां दो महान नेताओं के बीच विचारों की टक्कर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को प्रभावित करती है। तीसरा, महिलाओं के साथ संबंध और निजी जीवन को लेकर विवाद। गांधी जी का जीवन सख्त ब्रह्मचर्य पर आधारित था, लेकिन उनके कुछ व्यवहार आज भी विवादित हैं। अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए कुछ नग्न या कम उम्र की महिलाओं के साथ एक ही बिस्तर पर रात बिताई। हालांकि गांधी जी ने कहा था ये आत्मसंयम की परीक्षा थी, फिर भी बहुत से लोगों को उनका यह व्यवहार अनुचित और असहज लगा। चौथा, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का आरोप। गांधी जी के खिलाफ एक बड़ा आरोप यह था उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, खासकर खिलाफत आंदोलन में उनका अंध समर्थन। जहां मुस्लिम समुदाय इस्लामिक खिलाफत के लिए आंदोलन कर रहा था, गांधी जी ने उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। इस वजह से कई हिंदू मानसिकता वाले संगठन और लोग मानते हैं कि यह कांग्रेस की एक रणनीतिक भूल थी, जिससे मुस्लिम लीग और भी मजबूत होने लगी। इतिहासकारों के अनुसार इस समर्थन ने आगे चलकर देश के बंटवारे का बीज बो दिया, जिसका परिणाम था 1947 का साल, भारत के इतिहास के सबसे रक्तरंजित वर्षों में से एक ओर स्वतंत्रता, दूसरी ओर बंटवारा, साथ साथ खुशी और गम, आशा और भय। और इस समय एक ऐसा व्यक्ति था जो देश का बंटवारा नहीं चाहता था। वो थे महात्मा गांधी। गांधी बंटवारे के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार भारत एक अखंड देश है, धर्म के आधार पर उसका विभाजन नहीं हो सकता। वो मानते थे हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, जैसे कि हजारों सालों से रह रहे हैं। इसीलिए जब 1947 में देश का विभाजन तय हुआ, तो गांधी गहरे मानसिक कष्ट में थे। गांधी जी का लक्ष्य था देश के बंटवारे में हो रही हिंसा को रोकना और दोनों पक्षों के बीच फिर से एकता लाना। उन्होंने कलकत्ता, नोआखाली जैसे इलाकों में जाकर हिंसा रोकने के लिए अनशन किया। उनके अनशन से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के नेता भी हथियार छोड़कर शांति की ओर बढ़े। उन्होंने कहा था, मेरी मौत हो जाए लेकिन भाई का खून भाई के हाथों ना बहे। ये उनके अंतिम संदेशों में से एक था। लेकिन इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। 55 करोड़ रुपए के विवाद में। देश के बंटवारे के बाद भारत के खजाने में रखे गए 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। ये ब्रिटिश सरकार के साथ पहले से तय शर्त थी।
गांधी जी के अनुसार भारत ने वादा किया है तो उसे निभाना नैतिक जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के पक्ष में थे, लेकिन देश के बहुत से लोग उस समय गुस्से से फूट पड़े कि जो देश हिंदुओं को मार रहा है उसे मदद क्यों। हिंदुत्ववादी समूहों और कट्टर हिंदुओं में इसका जोरदार विरोध शुरू हुआ। गांधी जी ने अनशन के बदले एक शर्त रखी कि यह पैसा पाकिस्तान को दिया जाए। इसी समय एक युवक गुस्से से भर गया। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। उसके अनुसार गांधी जी की नीति एक तरफा मुस्लिम कुरीति थी जो हिंदुओं के हितों के खिलाफ थी। वो मानते थे कि गांधी जी की अहिंसा की नीति के पीछे एक तरफा कमजोरी छुपी हुई है। और ठीक कुछ दिनों बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस ली। दिल्ली के बिड़ला भवन प्रांगण में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे गांधी जी। उसी वक्त सामने आकर गोडसे ने गांधी जी के सीने में लगातार 3 गोलियां चला दी। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। मुंह से अंतिम शब्द, हे राम। पूरा भारत स्तब्ध रह गया। एक नेता चुपचाप हमेशा के लिए चला गया। लेकिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुत्ववादी नेता नहीं थे? ये सवाल भारतीय इतिहास के सबसे विवादित और चर्चित सवालों में से एक है। तो चलिए अब हम इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के रास्ते पर चल रहे थे महात्मा गांधी। अचानक सामने आ गया एक युवक, नाम नाथूराम गोडसे। 3 गोलियां और अंतिम शब्द, हे राम। लेकिन सवाल यह है क्यों? गोडसे मानते थे कि गांधी जी की नीति एक तरफा मुस्लिम तुष्टीकरण थी। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए आर्थिक मदद देने के पक्ष में गांधी जी के होने से वो नाराज हो गए थे। इसके अलावा गोडसे के अनुसार गांधी जी की अहिंसा की नीति हिंदू समाज को कमजोर कर रही थी। वो मानते थे गांधी देश के लिए खतरा हैं, देश को बचाने के लिए उन्हें रोकना ही होगा। यही था गोडसे का तर्क। लेकिन वो इतिहास में बन गया एक अंधविश्वास की त्रासदी। ये था इतिहास का एक काला अध्याय जहां एक गोली ने रोक दी एक आदर्श की यात्रा। और हां, गांधी जी की कुछ बातें भले ही गलत रही हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी कई देशों में मान्यता प्राप्त करते हैं। तो फिर चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि गांधी जी के आदर्श आजाद भारत की राजनीति में कितने जिंदा रह गए। महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नहीं, वो तो पूरे विश्व के एक महान पथ प्रदर्शक थे। अहिंसा के रास्ते जो क्रांति होती है उसके पथ प्रदर्शक थे गांधी जी। उनका सत्याग्रह और अहिंसा आज भी विश्व राजनीति के मुख्य विषयों में गिने जाते हैं। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला तक सबने गांधी के आदर्शों से प्रेरणा ली। भारत की आज़ादी के इतिहास में गांधी नाम हमेशा रहेगा, अमर, अडिग, अनंत। उन्होंने दिखा दिया था कि बंदूक नहीं, आस्था, धैर्य और प्यार ही असली क्रांति का रास्ता हो सकता है। निष्कर्ष, गांधी जी की मृत्यु सिर्फ एक इंसान की मृत्यु नहीं थी, वो थी एक विचार और दर्शन की मृत्यु पर एक गहरा वार। उनके फैसलों पर आज भी बहस होती है, लेकिन वो थे एक ऐसे इंसान जिन्होंने अहिंसा के जरिए एक विशाल साम्राज्य को हिला दिया था। उन्हें चाहा जा सकता है, सवाल किए जा सकते हैं, पर नकारा नहीं जा सकता। वो इतिहास के सबसे बड़े किरदारों में से एक हैं। गांधी जी केवल एक नेता नहीं थे, वो थे एक चलता फिरता विचारधारा। वैसे ही उनके कुछ फैसलों ने इतिहास में संदेह और विवाद खड़ा किया। आखिरी बात में कहा जा सकता है, गांधी जी से प्यार किया जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है, लेकिन बिना सवाल किए अनुसरण इतिहास वो गलती करने की इजाजत नहीं देता। गांधी जी एक महान नेता थे, उनका योगदान नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक इंसान के रूप में उनका जीवन भी जटिल था और वहीं पर उनकी इंसानियत नजर आती है। एक पूर्ण इंसान जिसमें था प्यार, आदर्श और कुछ गलत फैसले, कुछ विवाद भी। क्या वो सच में राष्ट्रपिता थे या फिर इतिहास का एक विवादित किरदार? भगत सिंह की फांसी वो रोक सकते थे या नहीं? ये सवाल आज भी इतिहास के सीने में चीखता है। गांधी जी के आदर्श से देश आजाद हुआ, लेकिन उस आदर्श की कीमत क्या थी? सोचिए, सवाल कीजिए और इतिहास को सिर्फ किताबों से नहीं, दिल से समझिए। यही था आज का वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ, क्या हम सच को जान पाए? मैं हूं मुन्ना, मिलेंगे अगले इतिहास पर आधारित कहानी में।